बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिक्षा स्लेडो। बच्चों, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का ये लेक्चर 7 लेके आए हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जो कि हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैंने बताया था आपको कि टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़ने हैं, जिसमें से 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर और इसके साथ साथ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इस पर न्यूमेरिकल्स हमने इसके पिछले लेक्चर में देखा। आज इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जो 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बच गया है, क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और इसके साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ये दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे विथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस, है ना। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हुइए। अब इस पे हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। क्या है, सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके पहले भी समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं, जो अगर आपने नहीं देखा है, तो सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस फॉर्म में देखिए, ठीक है ना। और ये सॉल्यूशन चैप्टर का आज ये 7th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, हमने सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, तो इसका डेफिनेशन दिया गया, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट एट विच द लिक्विड एंड द सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों एग्जिस्ट कर सकता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं उस लिक्विड का। जैसे आप यहां पर देखिए कि यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड किस पर है, इक्विलिब्रियम पे है। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों एग्जिस्ट करता है, दोनों का दोनों, है ना। वही एक अगर थोड़ा सा टेम्परेचर आगे बढ़ गया तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। ये अगर थोड़ा सा ठंडा कर दिया तो बिल्कुल क्या हो गया, सॉलिड में हो गया, है ना। इसका मतलब यह जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाए, मतलब लिक्विड और सॉलिड फेज दोनों जिस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, वही टेम्परेचर उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। इसको एक तरह से और डिफाइन करते हैं हम, और यही सबसे मेन है। देखिए क्या है, इट में ऑल्सो डिफाइंड है द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर बच्चों एट विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। मतलब मान लेते हैं ऐसा कंटेनर है, यहां पर मान लेते कोई सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये क्या है, यहाँ पे लिक्विड है। तो जब सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा, दोनों अगर सेम हो गया जिस टेम्परेचर पर, वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, है ना। अब सॉलिड भी अपना वेपर बनाता है। कैसे, आप देखते हैं कि कोई चीज सब्लिमिश करता है, सब्लिमेशन, सॉलिड को रखेंगे तो वो भी कुछ अपना वेपर बनाएगा। तो जो सॉलिड जो वेपर बना रहा है, मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है, और वही जब लिक्विड फॉर्म में है उसका जो वेपर प्रेशर है, दोनों अगर सेम हो गया जिस टेम्परेचर पर, तो वही टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होगा, है ना। ये डेफिनेशन रहा किसका, कैसे हम पढ़ते थे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्विलिब्रियम पे, दोनों सेम हो जाए, तो वह टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे, है ना। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों सेम होता था। कुछ यहां क्या है, सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा, अगर दोनों सेम है जिस टेम्परेचर पर, वह टेम्परेचर क्या कहलाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो देखिए बच्चों, बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो पहले आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, और अब समझते हैं क्या मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, यहां पर क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का क्या मतलब होता है, कोई चीज में कमी आना, मतलब लिक्विड जो होगा, सॉल्वेंट जो होगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कब, जब हम सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। बताया थे कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हमें लेना है जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट या एसोसिएट ना हो, है ना।
तो अगर आप नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को अगर आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन देखने को मिलता है। जैसे आपको पता है ना कि एक प्योर लिक्विड की बात करते हैं, जैसे वाटर बात कर लेते हैं। प्योर लिक्विड वाटर जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अगर आप उस वाटर में क्या ऐड कर दें, कॉमन सॉल्ट या कोई शुगर है ना, अगर आप ऐड कर देते हैं तो आप क्या देखते हैं कि अब वो लिक्विड यानी कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी। मतलब हो सकता है अब वो लिक्विड -2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा हो, -4 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा। वो डिपेंड करता है कि आपने उस सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट को ऐड किया है ना। तो इस बेसिस पे हमने क्या देखा कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ। आपको पता है ना कि फ्रीजिंग एक ऐसा फिल्म है जिसमें कि मॉलिक्यूल जो है वो काफी एक वेल प्रॉपर अरेंजमेंट में आते हैं। जब मॉलिक्यूल सब काफी नजदीक नजदीक आ गया, वेल अरेंजमेंट में हो गया, तो हमने बोला वो फ्रीज कर गया, वो सॉलिड में चेंज हो गया। लेकिन जब आप उसमें ऐड करते हैं क्या, कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो वो तो ऑलरेडी सॉलिड में है, अब उस लिक्विड को प्रॉपर अरेंजमेंट में आने से डिस्टर्ब कर रहा है। लिक्विड के मॉलिक्यूल सही तरीके से आपस में कंडेंस नहीं हो पा रहे हैं। अब अगर आपको फिर भी फ्रीज करना है तो टेम्परेचर को और कम करना होगा, तब वो फ्रीज होगा, वो है ना। तभी हम बोल रहे हैं कि क्या है, अब देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राफ समझिए क्यों है। जैसे ये वेपर प्रेशर है, ठीक है, हमने यहाँ पर 2 पैरामीटर लिया है, एक एक्स एक्सिस है और एक क्या है, ये एक वाई एक्सिस है। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक्स एक्सिस पर क्या है, टेम्परेचर का ग्राफ है, और वाई एक्सिस पर क्या है, हमने लिया है वेपर प्रेशर को लिया है। समझिए ध्यान से, ये जो हमने रेड कलर से जो ड्रॉ किया है वो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। मतलब आप देखिए कि टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है ना, एक सर्टेन टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, पर आते ही क्या है कि जो लिक्विड फेज और सॉलिड फेज सेम हो गया। मतलब आप देखिए ये क्या है, ये एक सॉल्वेंट का फ्लो है, मतलब यहां तक सॉलिड फॉर्म में है। तो एक ऐसा ये टेम्परेचर है जब सॉलिड का वेपर प्रेशर और जो क्या है वही लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो गया, तो वही टेम्परेचर क्या कहलाया, T0F, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। T0 मतलब क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपने उस सॉल्वेंट में क्या ऐड कर दिया है, आपने ऐड कर दिया उसमें कोई सॉल्यूट, जैसे कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो ऐसे केस में अब क्या होगा कि अब आपका जो सॉल्यूशन जो बन गया, वह उसका अब क्या है, उसका जो वेपर प्रेशर जो है इस टेम्परेचर पर दोनों इक्वल हुआ है। मतलब आपने क्या देखा कि इस टेम्परेचर मतलब TF, इस टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन जो है वो आके यहाँ फ्रीज हुआ है, मतलब सॉलिड के साथ वो मैच कर गए, है ना। यह टेम्परेचर जिसको हमने TF नाम दिया था, आपने क्या देखा कि T0F यहाँ ज्यादा है और TF क्या है, कम है। मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गया, कमी आ गया, कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और यहां से यहां तक जो आप देखेंगे, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यह कोई क्या है, ये हमारा कोई क्या था, सॉलिड था। अगर सॉलिड को आपने हीट करते गए एक समय ऐसा टेम्परेचर आएगा जब लिक्विड और सॉलिड दोनों का फेज इक्विलिब्रियम पे आ गया। उसके बाद थोड़ा भी अगर आपने हीट किया तो यहां से स्लोप चेंज हो गया, मतलब यह तुरंत सॉलिड से किसमें चेंज हो गया, ये लिक्विड में चेंज हो गया। तो इस टेम्परेचर पर ये क्या हुआ है, यह T0F टेम्परेचर पर यह सॉलिड से लिक्विड फेज में चला गया, मतलब यह इक्विलिब्रियम बता रहा है। या बोल सकते हैं कि यहां सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम है। लेकिन अगर सॉल्यूशन को देखिए, मतलब ये लाइन ऐसे गया और फिर ये यहां चला गया, ठीक। मतलब इसमें अगर क्या देख रहे हैं, सॉलिड है, आपने इसको हीट किया, मतलब हीट करे थोड़ा ही टेम्परेचर पर जैसे गया, तुरंत उसके बाद वो लिक्विड फेज में यहां पर क्या हो गया, वो चेंज हो गया। वो मतलब आपने क्या देखा कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यहां क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब समझ में आता है कि जब भी आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम होने लगता है। और ये जो चेंज जो आया है, यही चेंज क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा TF बोलते हैं, ठीक है।
अब मैथमेटिकली हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम इसको हम जैसे कि हम लोग फॉर्मूला बनाए थे ना उसमें एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, है ना, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज कि डेल्टा टी एफ जो होगा बच्चों, डेल्टा टी एफ यानी कि चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, मोलालिटी नॉट मोलारिटी, स्मॉल ए, है ना, मोलालिटी। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है बच्चों, तो यहां से एक कांस्टेंट आ गया के एफ, क्या आया, के एफ इंटू एम, यही वो फॉर्मूला बनता है के एफ इंटू एम। ठीक है बच्चों, जहां पे एम क्या है, तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, के एफ क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसका एक फेमस नाम जो है होगा वो होगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ। ठीक है, अब जनरली क्या करता है कि क्वेश्चन में के एफ का वैल्यू गिवन रहता है, जो भी सॉल्वेंट देगा उसका के एफ गिवन कर देगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में के एफ का वैल्यू गिवन नहीं है, इस केस में आप के एफ कैसे निकाल सकते हैं, फॉर एनी पार्टिकुलर सॉल्वेंट, है ना, के एफ इज इक्वल टू क्या बोलते हैं इसमें हम, टी नॉट एफ इंटू कैपिटल एम इंटू आर बाई डेल्टा एच एफ इंटू 1000, है ना, ये फॉर्मूला बनता है किसका, के एफ निकालने का। क्या बच्चों, जहां पे यहां पे बताइए एम क्या है, एम यहां है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का मोलर मास होगा ये। आर क्या है पता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जहां पर जनरली 2 कैलोरी यूज में करेंगे हम लोग, 2 कैलोरी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना, अगर जूल में दिया रहेगा तो फिर 8.314, ठीक है। और उसके बाद टी नॉट एफ क्या है, टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ जो भी सॉल्वेंट दिया रहेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना बच्चों। और डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच एफ क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच एफ क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अगर क्वेश्चन में डेल्टा एच एफ नहीं दिया हुआ, लेटेंट हीट दिया हुआ है, तो डेल्टा एच एफ कैसे निकलता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट इनटू क्या, मोलर मास। आई होप आपको यहां दिखाई दे रहा हो, है ना। ये इससे क्या निकालते हैं हम, डेल्टा एच एफ निकाल सकते हैं, जबकि क्वेश्चन में डेल्टा एच एफ नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, के एफ कैसे निकलता है इस फॉर्मूले से, मैक्सिमम केस में के एफ क्वेश्चन में गिवन कर देगा, करवाएंगे इसका न्यूमेरिकल सर, ठीक है ना। तो यहां देखिए हम डेल्टा टी एफ फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी फॉर्मूला में हम कुछ और चेंजिंग क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता है मोलालिटी, है ना, हमने पीछे ही बताया था आपको ये चीज ऐसे, जैसे देखिए डेल्टा टी एफ है इंटू के एफ इंटू एम है ना। तो अब एक बात बताइए कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू, अच्छा मोलालिटी कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एम, यहां देखिए एम मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्यूट का मोल कैसे निकलेगा, तो गिवन मास बाय मोलर मास इनटू, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि हमने सॉल्यूट को हम ए मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे WB, मतलब WB क्या है यहाँ पर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट है, ग्राम में है, इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। तो ये भी फॉर्मूला बन गया। आप चाहे तो एक बार में सीधा इसको भी नोट कर सकते हैं आप, जहां पे आप समझ लीजिए WA क्या है, WA क्या रहेगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट का मास, ठीक है। MA क्या रहेगा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसके अलावे WB क्या है बच्चों, तो मास ऑफ
मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। केएफ तो पता ही है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से हम इसको नोट करिए। अब इस फॉर्मूले पर कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो क्वेश्चन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जो हमने तैयार किया है, 1.25 ग्राम हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड कर दिया है 20 ग्राम वाटर में, ठीक है। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, 2.71.9 केल्विन हो गया, ठीक है। तो मोलर मास पूछ रहा है आपसे सॉल्यूट का, कि सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा, ठीक है। अच्छा, आपने जस्ट पढ़ा फार्मूला कि डेल्टा टीएफ, है ना, क्या बताया, के एफ इंटू WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB, यही तो बताया हम आपको, है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब MA का वैल्यू पूछ रहा है। सीधा सा फॉर्मूला KF इंटू WA इंटू 1000 बाई, यहां क्या ले आते हैं हम, डेल्टा TF इंटू WB। अब सारे वैल्यू को पुट करिए आप। MA इज इक्वल टू, KF का वैल्यू कितना गिवन किया है 1.86, WA गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 1.25 इंटू 1000 बाई, अच्छा डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा हमें। तो डेल्टा टीएफ कैसे निकलता है, डेल्टा टीएफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टीएफ, है ना, डेल्टा टी नॉट एफ। तो डेल्टा टीएफ निकालने के लिए क्या है, अच्छा टी नॉट एफ कितना हो जाएगा इसका, टी नॉट एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है यहाँ पे 273 माइनस 271 पॉइंट कितना है 271.9, मतलब ये 1.1 केल्विन आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके। तो आप यहाँ पे क्या पुट करें, डेल्टा टीएफ के वैल्यू 1.1, और डब्ल्यू भी क्या है, मास ऑफ वाटर, है ना, वाटर सॉल्वेंट 20। इस सबको आप सॉल्व करिए, है ना। सॉल्व करने पे इसका आंसर अप्रॉक्स 105.68 ग्राम पर मोल आएगा, मतलब यही इसका मोलर, ग्राम पर मोल क्या है, मोलर मास हो गया इसका, है ना। कितना आसान था, बिल्कुल फॉर्मूला, कोई इसमें से एक गायब करेगा और आपको सब डेटा गिवन कर देगा, और आप उसका इसमें फॉर्मूला यूज करके आप सीधा सा आंसर निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले खुद से ट्राई करिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कि आपका सोल्यूशन क्या है। देखिए, हाउ मच इथेनॉल, इथेनॉल है कितना ऐड कर दे 1 लीटर वाटर में, सो दैट इट विल नॉट फ्रीज एट -2 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम उसमें कितना इथेनॉल ऐड कर दे, ठीक है, कम से कम -2 तक फ्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, -2 के उधर फ्रीज हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर से वही बात है, हमें इथेनॉल का क्या निकालना है, मास निकालना है, गिवन मास WA। तो पहले डेल्टा टीएफ निकालते हैं। डेल्टा टीएफ कैसे निकलेगा, टी नॉट एफ माइनस टीएफ। तो टी नॉट एफ कितना होता है, इसे 0 होता है वाटर का, माइनस टीएफ क्या -2, तो +2 यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए डेल्टा टीएफ। अब आइए वैल्यू निकालते हैं इसका सीधा। हमसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिर से लिखते हैं फॉर्मूला, KF इंटू WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB। आपको पता है WA यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, इथेनॉल। और अब मोलर मास ऑफ इथेनॉल तो आप निकाल ही सकते हैं आप आसानी से, है ना। तो आप यहां से क्या निकालना है, WA निकालना है। तो WA कैसे निकलेगा बताइए, यहां से डेल्टा TF इंटू MA इंटू WB बाई KF इंटू WA। सारे वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दीजिए, ठीक है ना, सारे वैल्यू को आप यहां पुट करिए। क्या करेंगे, डेल्टा TF का वैल्यू क्या लिखेंगे आप, यहां पे 2 लिख देंगे आप, है ना। उसके बाद MA कितना मास गिवन किया है इसका, अच्छा मोलर मास क्या होता है इथेनॉल करे हो तो, MA मतलब मोलर मास ऑफ इथेनॉल, 12 टू 24 प्लस 5 29 30 और 30 प्लस क्या है 16 24 29 30 और 16 46, है ना। यानी इथेनॉल का मोलर मास कितना होगा 46 होगा, इनटू
डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वाटर, अच्छा वाटर का यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या पता कर लेंगे, इसका हम मास निकाल लेंगे, क्योंकि मास निकलता है, पता है ना, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। यहां से बताइए क्या होगा, डेंसिटी कितना है, 10⁻³ है ना, इंटू वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम पर लीटर था, 10 पर लीटर, ठीक है ना। मतलब टोटल इसका आ गया 1000 ग्राम बोल सकते हैं आप, 1000 ग्राम। तो यहाँ क्या पुट कर दीजिए आप, यहाँ पे 1000 बाई के का वैल्यू कितना गिवन करेंगे आप, 1.86 इंटू, ठीक है ना। उसके बाद डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू एम ए हो गया ना, तो डब्ल्यू या थोड़ी होगा यहाँ पे डब्ल्यू बी होना चाहिए था ना, डब्ल्यू बी, ठीक है। डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ, अच्छा यहाँ पर सॉरी ठीक है, एक मिनट, डेल्टा टी एफ एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ठीक है, के एफ इंटू डब्ल्यू ए, अच्छा ठीक है ना। डब्ल्यू ए क्या है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्या, डेल्टा टी ए बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू ए। अच्छा इसको हम यहाँ पर जो पुट किए हैं ना 46, यानी डब्ल्यू ए जब यहाँ गया है तो ये हो गया इधर के एफ इंटू केवल 1000 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मिस्टेक है सॉरी, के एफ इंटू 1000, तो 2 इंटू 46 इंटू 1000, 2 इंटू 46 इंटू डब्ल्यू भी क्या है, यहाँ कितना पुट कर देंगे, वो 1000, ठीक है, ई 1.86 और नीचे फिर क्या है 1000। इसको आप सॉल्व करिए और आप यहां से निकाल लीजिए क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि इथेनॉल का मास निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है ये, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% एक्वस सॉल्यूशन। एक एक्वस सॉल्यूशन है 4%, मास बाई मास एक्स का है ये, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाई, ठीक है। एक दूसरा सॉल्यूशन वाई है, वाई का, जिसका 12% एक्वस सॉल्यूशन पे है। बोला कि एक्स ए का, ए जो है एक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज ए, एक्स जो है सॉल्यूशन जो है अपना, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ए है, जो हमारा सॉल्वेंट है इसके अंदर। तो सॉल्वेंट वाई का आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाइए, अब उसके बाद देखिए। चलिए देखिए, आपको एक बात पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये सब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर ये दो सॉल्यूशन का सेम फ्रीजिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है ना। और यहां फ्रीजिंग पॉइंट में हम किस कंसंट्रेशन का यूज कर रहे हैं, मोलारिटी का, क्योंकि उसको पता है ना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पर डिपेंड नहीं करता है कि वो पार्टिकल किसका है, वो केवल डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। इसका मतलब समझ में आता है कि अगर दो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सेम इसलिए है क्योंकि उन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, ठीक है ना। मतलब हम यहां से बोल सकते हैं सेम फ्रीजिंग पॉइंट तब होगा जब मोलालिटी ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू मोलालिटी ऑफ वाई, है ना। अब मोलालिटी ऑफ एक्स कैसे निकलता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट नहीं सॉल्यूट जो भी हो, तो सॉल्यूट क्या है बताइए, 4% है ना। तो 4% का मतलब क्या होता है, 4 ग्राम डिजोल्व हो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 4 ग्राम, ठीक है ना, बाई यहां पर जैसे अगर 4 ग्राम क्या है सॉल्यूट हो गया, ठीक है ना। तो अब इसका क्या बोलते हैं, इसका सॉल्वेंट का मास कितना होगा, 96 ग्राम, ठीक है। अब ग्राम को उसमें चेक करेंगे, क्या करेंगे हमें, किलोग्राम में 1000 से डिवाइड है तो ऊपर चला गया, इनटू मोलर मास ऑफ एक्स, ये है ना सॉल्यूशन किसका है, एक्स। एक्स यहाँ पे बच्चों सॉल्यूट है, कोई एक्स कोई सॉल्यूट है जो 4% कंसंट्रेशन पे है, मतलब 4 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूट का गिवन मास 4 ग्राम, मोलर मास को हमने mx ले लिया, और ये 4 ग्राम 96 ग्राम जो है अपना सॉल्वेंट हो गया। और पता है कि मोलालिटी में जो मास जो पुट करते हैं वो किलोग्राम में होता है, जैसे 1000 से जो डिवाइड लगाएंगे
वो कहाँ चला गया, वो ऊपर। अब एक दूसरा सॉल्यूशन किसका है, y का है, मतलब इसमें सॉल्यूट y है और इसका कंसंट्रेशन क्या दे रखा है 12%, मतलब 12 ग्राम डिजोल्व है सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इसका मतलब कि सॉल्वेंट का मास 88 ग्राम, ठीक है, इनटू 1000, इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज किए, ये लिख दिए मोलर मास ऑफ y, ठीक है। तो एक बात बताइए यहां से कि मोलर मास ऑफ y कैसे आएगा, सबको हम वहां पर भेजते हैं अगर हम 12 इंटू 1000 इंटू 96 बाई, ये यहां ला रहे हैं मोलर मास, क्या 88 इंटू 4 इंटू 1000 इंटू mx, ठीक है, मोलर मास ऑफ x। तो my जो होगा बच्चों, जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो 3.27, अच्छा मोलर मास ऑफ x क्या दे रखा है, देखिए तो मोलिकुलर मास ऑफ x a है, यहां क्या पुट करते हैं हम a, जो कि नियरली किसके इक्वल हो जाएगा 3a के इक्वल हो जाएगा, ये है ना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, ठीक है बच्चों। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा किस तरीके से हमने मोलालिटी को सेम किया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम था, सेम इसलिए हुआ क्योंकि इस दोनों का सेम फ्रीजिंग पॉइंट है ना। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है ये, तो इसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों, तो अब हम बात करते हैं क्या, जैसे हमने अभी सबसे पहले कंप्लीट किया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, और उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ठीक है। अब इसको समझने से पहले हम एक टर्म समझते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है ना। तो पहले इसका आप डेफिनेशन नोट करिएगा ऑस्मोसिस के बारे में। द फेनोमेना in which solvent moves from lower concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane, है ना, semi-permeable membrane is called osmosis। क्या बताएगा बच्चों इसमें, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसका मूवमेंट होता है, मूवमेंट किसका होगा बच्चों, सॉल्वेंट का, मतलब लिक्विड का मूवमेंट होगा, कहां से, ठीक है ना। सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, जहां पे कंसंट्रेशन सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो रहेगा, वहां का सॉल्वेंट मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन की ओर। मूव क्यों करता है, ताकि सिस्टम बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे आ जाए। इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से सॉल्वेंट मूव करता है किधर, हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ये और किसके थ्रू, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, करेंगे बात अभी इसके बारे में भी। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, किससे क्या बना होता है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये अपना एक कंटेनर है और ये हमने यहां ले लिया क्या, ये आप जो देख रहे हैं एक खास मेम्ब्रेन है जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए इस तरीके से हमने लेवल ले लिया है यहाँ पे, ठीक है ना, पहले लेवल बराबर था, अब इधर आप क्या देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन लो है और इधर कंसंट्रेशन काफी क्या है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, है ना। और यहाँ अगर इस पोर्शन को ए मान लेते हैं, इस पोर्शन को हम बी मान लेते हैं, जो इसको सेपरेट कर रहा है कौन, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अभी पता है यह दोनों बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे है नहीं। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, अलाउ नहीं करेगा सॉल्यूट को मूवमेंट करने के लिए। सॉल्यूट यहां से अंदर ये आर पार नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे माइन्यूट पोर्स होते हैं जो सॉल्यूट के पार्टिकल को अलाउ नहीं करता है। इस केस में इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से जो क्या है, सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट वो मूव करेगा कहां पे,
हायर कंसेंट्रेशन की ओर, ताकि यहाँ का कंसेंट्रेशन बिल्कुल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यह जो मूवमेंट हो रहा है ना, यह मूवमेंट सॉल्वेंट का जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, पहले समझते हैं डिफरेंस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है ना, फिर उसके बाद हम चलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो पहले क्या करिए, आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए ऑस्मोसिस का, और अब देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। देखिए बच्चों, तो यहां पर हमने जो डिफरेंस दिया है, किसी भी डिफरेंस है ये, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि डिफ्यूजन बच्चों कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसमें सिंपली कोई दो गैसेस लिक्विड या आपस में मिक्स होते रहते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। जैसे मान लेते हैं कि ये वाटर है, आपने इसमें कोई इंक डाल दिया, तो यहाँ पे इंक का कंसंट्रेशन हाई है और ये पूरा वाटर में लो है, तो हायर से लोअर की तरफ ये इंक क्या करेगा, ये मूव करेगा ये, ठीक है ना, कोई मेम्ब्रेन जैसा कोई चीज नहीं है। जबकि ऑस्मोसिस जब भी होगा तो ये किससे होगा, ये थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसमें सॉल्यूट भी मूवमेंट कर सकता है और सॉल्वेंट भी, जबकि ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का, लिक्विड का मूवमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। याद रखिएगा, डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होगा, जबकि सॉल्वेंट का मूवमेंट जो होता है बच्चों लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जिधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो होगा, है ना, उस तरफ से सॉल्वेंट मूव करता है हायर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, क्यों मूव करता है, ताकि इक्विलिब्रियम सेटअप किया जा सके। कौन, ये गैसेस में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, जबकि ऑस्मोसिस मेनली सॉल्यूशन तक है। ठीक है ना, कुछ एग्जांपल आप बोल सकते हैं इसमें, जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या दे सकते हैं डिफ्यूजन में, कि मिक्सिंग ऑफ गैस, या फिर क्या बोलते हैं कि मिक्सिंग ऑफ इंक, जो भी बोलिए आप देखते हैं उसमें स्वेलो ऑफ रेसिन जो होता है किशमिश, आप उसको पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, फूल जाता है वो। श्रिंकिंग ऑफ पोटैटो चिप्स, पोटैटो स्लाइस व्हेन केप्ट इन सुक्रोज सॉल्यूशन, वो श्रिंक कर जाता है। तो इन सब चीज के पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है, ऑस्मोसिस है। ठीक है, तो ये रहा डिफ्यूजन डिफरेंस किसमें, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। थोड़ा सा अगर और इसको करें क्लियर हम डिफ्यूजन को, तो देखिए यहाँ पर समझिएगा बात को ध्यान से, कि हमने बताया था भी जस्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इधर का कंसंट्रेशन लो है और इधर का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा क्या है, यहाँ पे हाई है। ठीक है ना, बहुत हाई कंसंट्रेशन है। तब बताया था इसका ए है और इस पोर्शन को बी बोले थे। जैसे सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्वेंट मूव क्यों करता है, ताकि कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर हो सके, है ना। मतलब अब पता है कंसंट्रेशन बराबर होने के लिए क्या हो, कि अगर कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है ना, तो हमें कंसंट्रेशन बराबर करना है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि इधर से सॉल्वेंट अगर इधर चला गया तो अब इधर का लेयर क्या हो जाएगा, इधर का लेयर कम हो जाएगा और इधर का लेयर क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे केस में अब इतना ही सॉल्यूट जो है ज्यादा वॉल्यूम में डिजॉल्व हो गया, तो इसका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक क्या हो गया, कम हो गया। मतलब कुल मिला के समझ में आता है कि कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए या तो आप उसमें से सॉल्यूट निकाल दें, तो सॉल्यूट तो यहां से यहां आ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऐसे केस में एक दूसरा उपाय क्या है कि हम इसके अंदर वाटर ही भेज दें, इस सॉल्यूट को इतना ज्यादा पानी में हम कर दें डिजॉल्व कि अब उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, उसका लो हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, कि पहले मान लेते हैं कि 100 सॉल्यूट पार्टिकल थे, जो 100 क्या बोलते हैं 100 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व था। 100 सॉलिड पार्टिकल 100 ml में था पहले, तो इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में एक पार्टिकल है। लेकिन जैसे ही मान लेते इधर से सॉल्वेंट चला गया, सॉल्वेंट लिक्विड चला गया, तो अब मान लेते हैं वॉल्यूम 200 हो गया, तो अब 200 ml में पार्टिकल तो 100 ही है, तो अब 1 ml में एक पार्टिकल नहीं है, हाफ पार्टिकल हो गया। इसका मतलब आपने क्या देखा कि इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया और इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहां से समझ में आता है कि कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए या तो सॉल्यूट का मूवमेंट हो जाए, या अगर आप उसमें सॉल्वेंट ही बहुत ज्यादा पास कर देते हैं
तो इससे उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही होता है ऑस्मोसिस में, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं आगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। देखिए बच्चों, तो अभी हम बात करते हैं क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है ना, और उसके बाद समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले समझिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी सॉल्वेंट जो पास करता है, किसके थ्रू पास करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो बताया गया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होते हैं बच्चे, ये एनुअल मेम्ब्रेन हो सकते हैं या कोई आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन हो सकता है, जो किसका बना होता है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड का। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये चीज याद रखना है ना, कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसका बना है, तो क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड या फिर सेल्लोफोन का बना होता है। फार्मूला इसका आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। पता है ये मेम्ब्रेन जो होता है, इसके ऊपर वेरी वेरी माइन्यूट पोर्स, बहुत छोटे पोर्स होते हैं, which can allow only small solvent particles to pass through them। मतलब इसके थ्रू केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही पास करते हैं, नॉट सॉल्यूट पार्टिकल, इससे सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं करते हैं। चलिए अब समझते हैं बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम करेंगे, क्लियर करते हैं। द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के तरफ जो हमने एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया टू प्रिवेंट द पास ऑफ सॉल्वेंट इनटू इनटू इट थ्रू अ सेमी परमेबल, मतलब ताकि सॉल्वेंट का पास ना हो सके, रुक जाए। जैसे आपको पता है बच्चों कि मान लेते हैं कि ये कोई ऐसा कंटेनर है और इसमें ये क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से बिल्कुल। अब यहां पर क्या है कि ये लेवल है इस तरीके से, कंसंट्रेशन यहाँ लो है, ठीक है, देखिए, और यहाँ पे कंसंट्रेशन काफी क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम हाई कंसंट्रेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड दिस इज हाई कंसंट्रेशन, ए है और ये बी है। तो आपको पता है कि जनरल प्रोसेस क्या होगा कि सॉल्वेंट जो है बच्चों ए से बी की तरफ जाएगा, है ना। यहां पर क्या लग रहा है, P-ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अभी यहां भी क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि यह प्रोसेस रुक जाए, मतलब कि सॉल्वेंट जो है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ए से बी की तरफ नहीं जाए। तो हमें क्या करना होगा, इधर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर, ताकि यह प्रोसेस ए से बी के तरफ जो सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है वो ना हो सके। तो यही एक्सेस प्रेशर जो हमने इस तरफ अप्लाई किया, एक्सेस प्रेशर, मतलब द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड थ्रू अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के तरफ, ठीक है ना, के तरफ जो हमने एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया टू प्रिवेंट द पास ऑफ सॉल्वेंट, ताकि यह ए से बी के तरफ जो सॉल्वेंट पास हो रहा है वो क्या हो जाए, वो स्टॉप हो जाए। तो वही एक्सेस प्रेशर बच्चों क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब जिस एक्स्ट्रा प्रेशर पे हमने सॉल्यूशन की तरफ अप्लाई करके इस प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हमने स्टॉप कर दिया, वही एक्सेस प्रेशर को हम बच्चों क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी कि बच्चों हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे समझिए, हुआ क्या कि वैन थॉप ने देखा, वैन थॉप कि ये जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ठीक है ना, अगर डाइल्यूट अगर कोई सॉल्यूशन है तो यह बिल्कुल बिहेव करता है आइडियल गैस की तरह। जैसे आपने आइडियल गैस का फॉर्मूला पढ़ा है, PV = nRT, ठीक है ना, वैसा ही ये भी बिहेव करता है। कब, जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो क्या देखा गया, वैन थॉप ने देखा कि पाई जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन यहाँ m ले सकते हैं आप, चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं आप, ऐसे करके पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, वैन थॉप चार्ल्स लॉ है, ठीक है ना। इसके अलावे और क्या देखा गया बच्चों कि पाई जो है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही क्या करना होगा, हमें ज्यादा अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब जब हमने इन दोनों को कंबाइन करा तो कंबाइन करने पे आया पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mt, और यहां से जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहां से आया क्या, m r
टी, MRT, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई जो है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, MRT, जहां M क्या है, M क्या है, मोलारिटी है, यहाँ पे मोलारिटी, M इज मोलारिटी, R क्या है बच्चों, ठीक है ना, R क्या है यहाँ पे, R है वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, और T क्या है बच्चों यहाँ पे, टेम्परेचर, क्या है, T टेम्परेचर है। आया समझ में? अब समझिए, यहाँ M हो गया। अच्छा देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी आइडियल गैस का ही फॉर्मूला है, चेक कर लीजिए आप, जैसे पाई है। अच्छा M को क्या लिख सकते हैं बताइए तो, N/V, अरे M क्या होता है, मोलारिटी, अब मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, RT, जब ये पाई, अच्छा पाई क्या है, प्रेशर है, तो बोल सकते हैं इसको PV इज इक्वल टू NRT। तभी तो हमने क्या कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यह आइडियली बिहेव करता है आइडियल गैस लॉ की तरह, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब यहां यह बोला गया कि आप कभी भी कोई भी सॉल्यूट जिसको आपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, आप उसका मोलर मास पता कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए कैसे, इतना सिंपल है ये चीज। जैसे आपको पता है कि पाई इज इक्वल टू CRT, C क्या है, कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं वैंट हॉफ इक्वेशन, है ना, वैंट हॉफ इक्वेशन, ठीक है। अब एक बात बताइए कि पाई क्या होगा, तो N/V, अरे सॉरी, पाई C क्या कंसंट्रेशन, मोलारिटी समझ लीजिए, N/V R इंटू T, ठीक है। अब पाई इज इक्वल टू, मोल कैसे निकलता है, तो गिवन मास बाई मोलर मास RT, तो यहां से Ma किसके इक्वल हो सकता है, WA इंटू T बाई पाई इंटू R। अब एक बात बताइए कि जब भी आप सॉल्यूशन में कोई अगर सॉल्यूशन है, यहां पे कितना हमने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया है, ठीक है, ये हमें पता रहेगा कि हम कितना प्रेशर अप्लाई किए ताकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया है, ये हमें पता रहेगा, नॉन होगा ये चीज। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हमें पाई के वैल्यू हमें गिवन रहेगा, हम पाई के वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, हम R पता यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर पता होगा कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, और WA का मतलब ये है कि हमने कितना ग्राम उसमें सॉल्यूट डाला है, ये भी वैल्यू नॉन होगा। आपने खुद उसको ऐड किया कि हाँ हमने इसमें 20 ग्राम चीनी डाला है कि 40 ग्राम चीनी डाला है, तो जब आप इसके थ्रू आप उस सॉल्यूट का यहां से क्या फाइंड कर पा रहे हैं, मोलर मास, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू आप किसी सॉल्यूट के मोलर मास को फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये रहा डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जहां पे बात करने वाले अभी हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, उन तीनों का डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब तीनों में समझते हैं हम लोग आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। देखिए सबसे पहले कहा गया है कि सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दो ऐसे सॉल्यूशन है जिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा एक गिवन टेम्परेचर के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझिए एग्जांपल से, जैसे मान लेते हैं कि ये अपना एक सेल है और सेल किसी सॉल्यूशन के बीच में रखा हुआ है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ का था, ठीक है ना, इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर वही किसके अंदर का है, सेल के अंदर का भी है, तो इससे नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा, मतलब वाटर सॉल्वेंट का मूवमेंट ना सेल के अंदर ना बाहर, या अगर दो मॉलिक्यूल सेल के अंदर आया तो दो बाहर भी चला गया, इससे नेट मूवमेंट जीरो होगा। और अगर इसको हम पाई1 मान के चलते हैं, मतलब प्रेशर इनसाइड द आरबीसी, अगर कोई सेल है और ये पाई2 लेके चलते हैं, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये सॉल्यूशन जो होगा ये क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब ये आइसोटोनिक हो गया इसके साथ, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल, जैसे हमने आरबीसी का एग्जांपल लिया,
तो आरबीसी के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इज इक्विवेलेंट टू दैट 0.9% मास बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। मतलब अगर आप आरबीसी सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.9% है मास बाई वॉल्यूम। सॉल्यूशन किसका है? वो NaCl का है, नमक का है। और क्या कंसंट्रेशन उसका? 0.9% मास बाई वॉल्यूम। ठीक है ना। अगर ये कंसंट्रेशन में है तो आप करेंगे इसके यहां सॉल्यूशन का कोई भी सॉल्वेंट आरबीसी के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है। इसका मतलब 0.9% कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज आइसोटोनिक विथ कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी। आइसोटोनिक है ये। ठीक है ना। तो अब इसके बाद आता है क्या? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर में क्या हो गया समझिए ध्यान से। अगर आप इसी शेर को एक ऐसे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखते हैं जिसका कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा है। मतलब मान लेते ये एक सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमने आरबीसी को रखा। तो इस बार क्या है बच्चों कि पाई1 जो है, पाई1 है ये, इसके पाई1 हम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द आरबीसी। और पाई2 क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर आउटसाइड द आरबीसी, इसके बाहर। अगर इस बार पाई1 लेस देन पाई2 हो गया, ठीक है, मतलब देखिए क्या बोले, इसका कंसंट्रेशन इस बार जो यहां रखा हुआ है ग्रेटर देन 0.9% है मास बाई वॉल्यूम। तो ऐसे केस में इस बार यह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? हाइपर हो गया। ये सॉल्यूशन हाइपर हो गया। और ऐसे केस में बच्चों क्या होगा कि इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए आरबीसी के अंदर से फ्लूइड कहां जाएगा? ये बाहर जाएगा। जो आरबीसी को क्या कर देगा? ये इस तरीके से श्रिंक कर जाएगा। हमारा आरबीसी क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो ऐसे केस में इस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? हम हाइपरटोनिक। तो हाइपर हो गया, ये ज्यादा हो गया ये। ठीक है ना। आया समझ में? मतलब हाइपरटोनिक कंडीशन कब होगा? जब पाई1 लेस देन पाई2। मतलब ये जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है किससे? आरबीसी से, आरबीसी का। ठीक है। अब यहां ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के जस्ट इसका उल्टा। अगर ऐसा हो जाए कि हमने आरबीसी को जिस सॉल्यूशन में रखा है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर इस बार 0.9% से कम हो जाए, लेस हो जाए, ये कंसंट्रेशन से कम हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों? जैसे मान लेते हैं ये सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमने आरबीसी को ऐसे रखा, तो इस बार हम क्या देख रहे हैं कि पाई1 जो है वो ग्रेटर देन क्या है? वो पाई2। मतलब इस बार आरबीसी के अंदर का ही प्रेशर क्या है? ज्यादा है। किससे? इस सॉल्यूशन से। तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम होने के लिए इस बार बाहर से सॉल्वेंट जो है बच्चों कहां जाएगा? ये आरबीसी के अंदर, जिससे आरबीसी का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, स्वेलो हो जाएगा, फूल जाएगा। और ऐसे केस में ये आरबीसी बस्ट भी कर सकता है, फट सकता है। ठीक है ना। तो अब इस सॉल्यूशन को हमने क्या नाम दे दिया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। जब ये इसका कंसंट्रेशन कम है इससे। ठीक है बच्चों। तो ये रहा किसके बारे में? आइसोटोनिक। अच्छा, कभी होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, ठीक है ना, जैसे जो साल्टी फूड है, सी फूड्स है, तो होता क्या है कि उनके बॉडी में NaCl का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने लगता है। ठीक है ना। NaCl का कंसंट्रेशन ज्यादा होने से, ठीक है, उसके आरबीसी में टिश्यू के बीच में फ्लूइड होता है जमा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऐसे कंडीशन में ये आरबीसी क्या करता है? कंसंट्रेशन बराबर करने के लिए आरबीसी से अंदर से सॉल्वेंट बाहर निकलता है। ठीक है। और वही सॉल्वेंट जाके टिश्यू के बीच में जमा होता है। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? एडेमा कहते हैं। ये जो डिजीज जो होता है क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एडेमा। तभी तो बोलते हैं हम लोग कि हमें ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा नमक खाते हैं तो इससे हमारा खून पानी हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ऐसा हम लोग यूज करते हैं। यही कंडीशन है कि अगर आप नमक बहुत ज्यादा लेते हैं तो क्या होगा कंडीशन? आपका जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने के कारण हमारे बॉडी में टिश्यू के बीच में फ्लूइड जमा होने लगता है। ठीक है ना। तो यही चीज है। तो मैंने बताया कि अगर हमारा आरबीसी आइसोटोनिक कब होगा? जब NaCl का कंसंट्रेशन कितना परसेंट हो? 0.9% हो। तो इसका मतलब यह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? आइसोटोनिक। अगर इससे ज्यादा कंसंट्रेशन है तो फिर हाइपरटोनिक। और अगर आरबीसी से अगर यहाँ का ये पाई2 अगर कम हो गया, पाई1 ही ज्यादा हो गया, तो ये हो गया क्या? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तीनों डिफरेंस रहा किसके बारे में? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के बारे में। अब हम समझते हैं क्या रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, कैसे हमारा ये आरओ ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है,
उसको समझने जा रहे हैं, जो कि क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, पहले इसको आप नोट कर दीजिए। देखिए बच्चों, क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस और कैसे वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब किस प्रिंसिपल पे हमारे घर में जो आरओ लगे होते हैं वो कैसे वाटर को प्यूरिफाई करता है। देखिए होता क्या है, पहले समझिए क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस। पता है आपको, ऐसे ऑस्मोसिस क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट का मूव होना हायर कंसंट्रेशन की तरफ, यही है ऑस्मोसिस। और रिवर्स मतलब क्या हो गया, उल्टा, मतलब प्रोसेस बिल्कुल रिवर्स हो गया। क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको पता है, मैंने बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कि जब हम सॉल्यूशन की तरफ एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या होता है, रुक गया। तो जिस प्रेशर पर सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक जाता है वही क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर था। अगर हम क्या करते हैं सॉल्यूशन की तरफ, मतलब एक चीज को समझिए, यहाँ पे जैसे एग्जांपल के थ्रू ये है, जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और यहाँ कंसंट्रेशन कम है, मतलब मान लीजिए सॉल्वेंट ही है, चलो सॉल्वेंट लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, इधर सॉल्यूशन है। क्या है ये नीचे लिखते हैं इसको हम, क्या है ये, सॉल्यूशन है ये। अब एक बात बताइए, जनरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट ऐसे मूव करेगा। ठीक, तो हमने यहां से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब प्लस एक्सटर्नल प्रेशर जिसको हमने पाई नाम दिया था। ऐसा प्रेशर हमने अप्लाई किया ताकि यह सॉल्वेंट का मूवमेंट स्टॉप हो गया। तो वही एक्सटर्नल प्रेशर जो हमने ये सॉल्यूशन की तरफ अप्लाई करके हमने इस प्रोसेस को प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया, वही प्रेशर क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम अगर क्या करें कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन क्या हो जाए, पाई हो जाए, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दे हम, तो यह प्रोसेस बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये रिवर्स, मतलब अब सॉल्वेंट का मूवमेंट कहां, मतलब इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या था कि ए से सॉल्वेंट बी की तरफ जाएगा, लेकिन हमने प्रेशर अप्लाई करके हमने ए के जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है हमने उसको स्टॉप कर दिया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। अब अगर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो जाए तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा और सॉल्वेंट बी से किसकी तरफ मूवमेंट करने लगेगा, ए की तरफ। तो यही क्या था, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, अब पढ़ते हैं डेफिनेशन को, देखिए, इफ एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, अप्लाई टू द सॉल्वेंट अप्लाइड, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड ड्यू टू प्रोसीड फ्रॉम सॉल्यूशन टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट। तो ऐसे कंडीशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किधर प्रोसीड कर जाएगा, सॉल्यूशन से कहां, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। ठीक है ना, यही प्रोसेस, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में, यही प्रोसेस क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं हम लोग। मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए एक्सटर्नल जो प्रेशर हो वो ग्रेटर देन क्या हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कब तक, जब तक कि प्रोसेस स्टॉप हो गया, मूवमेंट रुक गया, ए से पार्टिकल बी की तरफ नहीं गया, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो गया तो प्रोसेस बी से ए की तरफ चल जाएगा, ये है ना। देखिए यहां पर इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं हम लोग, क्या, जैसे डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। आप देख सकते हैं यहाँ जो हमने डायग्राम बनाया है, इस तरफ सी वाटर है, बहुत हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन है, और इधर हमने फ्रेश वाटर ले लिया। हमने इस तरफ क्या किया, पिस्टन की मदद से यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया। अगर ये प्रेशर नहीं अप्लाई करते तो जनरल टेंडेंसी क्या था कि यह फ्रेश वाटर या सॉल्वेंट कहां जाता है, ये सॉल्ट वाटर की तरफ जाता है। लेकिन हमने एक प्रेशर अप्लाई किया, एक समय प्रेशर अप्लाई करने में यह प्रोसेस रुक गया होगा, मतलब फ्रेश वाटर का सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना रुक गया होगा, उससे और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, मतलब प्रेशर ग्रेटर देन पाई कर दिया। तो अब सॉल्ट वाटर में जो भी सॉल्वेंट है यानी कि H2O है, वह सॉल्ट वाटर से किसकी तरफ आने लगा, फ्रेश वाटर की तरफ, और हमें यहां पर क्या मिल रहा है, फ्रेश वाटर। और इस तरीके से हमने यहां सॉल्ट वाटर का डीसैलिनेशन कर दिया, फ्रेश वाटर हमने ऑब्टेन कर लिया। किस प्रोसेस से, तो रिवर्स ऑस्मोसिस से। मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है कि हम, जैसे आपने क्या देखा, जैसे इसका यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन, वाटर को प्यूरिफाई करना। जैसे आपको पता है कि मान लेते हैं कि कुछ इंप्योरिटीज वाटर में डिजोल्व है ना, अब हम चाहते हैं इसको प्योर कर देना, तो इसका क्या तरीका होगा, हम उस वाटर में और ज्यादा प्योर वाटर को हम पास कर देंगे। तो
तो अब जो इम्प्योरिटीज जो होगा पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह से हमारा वाटर बोलते हैं प्यूरिफाई हो गया। इस एग्जाम्पल से समझिए, मान लेते हैं कोई एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या है, कुछ बैड हैबिट्स है, बहुत ज्यादा बैड हैबिट्स है, तो हमें उसको ठीक करना है। तो इसका दो तरीका हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा बुराइयां है उसके अंदर, तो हम क्या करते हैं उसमें से बुराई निकाल लेते हैं, जो कि पॉसिबल है नहीं बुराई निकालना। तो दूसरा तरीका क्या है कि उसके अंदर इतना अच्छाई भर देते हैं, उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण आते हैं जिससे उसका बुराई क्या हो गया, उसमें से छिप गया। यही है मतलब हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो सॉल्वेंट है इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज है, तो हम क्या कि अगर इसके तरफ प्योर वाटर को पास कर देंगे सॉल्वेंट को, तो अब इतना ही इम्प्योरिटीज ज्यादा सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। तो ओवरऑल इसका जो क्या है, जो इम्प्योरिटीज जो है वो कम हो गया पर यूनिट वॉल्यूम में, और बोलते हैं वाटर प्यूरिफाई हो गया। इसी प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है हमारे घर में लगे हुए जितने भी आरओ होते हैं, है ना, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, तो ये रहा रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, आपको समझ में आया। और अब हम बात करते हैं कुछ इस पर न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर दीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, अ केन शुगर हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 2.46 atm, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो पूछ रहा है मोलारिटी, पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। पाई इज इक्वल टू एम आर टी, है ना, कंसंट्रेशन यहाँ पे एम है, तो हमसे मोलारिटी पूछ रहा है अगर, तो क्या पाई बाई आर टी। पाई का वैल्यू कितना गिवन किए हुए हैं 2.46, है ना, आर का वैल्यू कितना लिखेंगे 8.314, टेम्परेचर कितना लिख देंगे हम 300, ठीक है ना। यहाँ ये लिखिए 0.0821, ठीक है ना, जो एटीएम में जो होता है इसका वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे आप बच्चों तो 0.1 मोलारिटी इसका आंसर आ जाएगा। बस फार्मूला बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें 8.6 ग्राम बच्चों क्या है यूरिया है, जो 1 लीटर इन 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में 8.6 ग्राम यूरिया है ना। इज फाउंड टू बी आइसोटोनिक विथ 0.5% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन। और एक दूसरा सॉल्यूशन है जो कि 0.5% है, कोई इसमें वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड हुआ है। तो पूछ रहा है कि वो अननोन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। अब दोनों आइसोटोनिक है बच्चों, मैंने बताया है आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, कंसंट्रेशन टेम्परेचर दो सेम, सॉरी टेम्परेचर और प्रेशर सब सेम, टेम्परेचर सब सेम रहे। अच्छा, तो पाई 1 को क्या बोल सकते हैं, M1RT1 M1RT, और बोल सकते हैं M2RT, टेम्परेचर सेम है। R कट गया ये दोनों, मतलब यहां से M1 किसके इक्वल आ गया M2। तो M1 क्या होता है N1 बाई V1 इज इक्वल टू N2 बाई V2, है ना। तो N1, तब यूरिया है ना, यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला को पता होगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला यूरिया का, NH2CO NH2, इसका मोलर मास 60 होता है इसका। तो आइए इसका निकालते हैं हम N1, मतलब मोलर मास, सॉरी मोल ऑफ यूरिया। तो कैसे निकलता है बताइए, गिवन मास कितना है 8.6, मोलर मास कितना है यूरिया का, तो 60, आप निकाल लीजिएगा यहाँ से 60 आएगा ये। और V1 कितना है 1 लीटर है, इज इक्वल टू N2 क्या है, कोई इसका क्या है कंसंट्रेशन 0.5% है ना, मतलब अच्छा 0.5% क्या होना समझ में आता है आपको, 0.5% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब सब पढ़े लो कंसंट्रेशन टर्म में स्टार्टिंग में ही, लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको ये सब बताया था। तभी तो बोलते हैं कि लेक्चर नंबर 1 इंपॉर्टेंट था, वो कंसंट्रेशन टर्म पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका यूज है इसका, है ना। इसका मतलब होता है कि 0.5 ग्राम कोई सॉल्यूट डिजोल्व है कितना 100 ml सॉल्वेंट में, है ना, 100 ml सॉल्यूशन में, सॉरी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 0.5 बाई इसका निकालना है, इसका क्या हम मोलर मास, है ना, मोल निकालना है हम मोल। तो गिवन मास अब मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, वही तो निकालना है हमें, इनटू इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम इसका 100 ml, तो 100 ml को लिख देंगे 0.1, ठीक है ना। अरे 100 ml को अगर आप चेंज करेंगे लीटर में तो किस में आएगा 0.1 आएगा ये। आप इसको सॉल्व करिए, यहां से अब क्या निकाल लीजिए आप M2 के किसके बराबर हो जाएगा 0.5, है ना, इंटू 60 बाई 8.6 इंटू 0.1,
जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या निकल जाता है आपका, यहां से आपका निकल जाएगा क्या निकलेगा यहां से आपका जो क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सबस्टेंस। ठीक है बच्चों, आई थिंक इसका आंसर जो होगा 34.89 ग्राम आ जाएगा ये। ठीक है, 34.89 ग्राम पर मोल। ठीक है, आया समझ में? तो बच्चों अभी आपने देखा कि हमने इसके अंदर जो भी सॉल्यूट लिया है वो सब नॉन वोलाटाइल है। अब मेरा अगला जो लेक्चर आएगा वो सब होने वाला है, सॉरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब मेरा अगला लेक्चर जो आएगा जहां पे बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट और उसमें वैन होफ फैक्टर। ठीक है ना, मतलब ऐसा सॉल्यूट लेंगे जो सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा, और ऐसा होने पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजिंग आने लगता है ना, क्योंकि आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मतलब नहीं है नेचर ऑफ पार्टिकल से, इट ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। अब हमने NaCl डाला, अगर वो तो हमने इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई निकाला, लेकिन वो NaCl सॉल्यूशन में जाके दो पार्टिकल में बन गया, वो एक Na+ और एक Cl-, तो पार्टिकल चेंज हुआ तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। इस वाले लेक्चर में बच्चों यही अब सिंपल सा क्वेश्चन दिया रहेगा, अब इस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो आप क्या करिए, जाके हमारे इस टेलीग्राम के चैनल पर, जो हमारे इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, उसको जाके आप ज्वाइन करिए, और वहां पे हर एक लेक्चर के बाद हम जो डीपीपी जो हम अपलोड करते हैं उस डीपीपी के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, और उसके बाद देखिए आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अब मतलब हमने इसमें 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं वैन होफ फैक्टर। ठीक है, जहां पे कैसे सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला में कैसे कुछ चेंजिंग आने वाला है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहा हो, अगर आपको हमारे इस लेक्चर से बेनिफिट मिल रहे हो, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जरूर इस लेक्चर को लाइक भी करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।